when to enter in a property investment or when to exit from that property investment. That is very simple. आपको कब किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए अंदर जाना है और कब उस प्रॉपर्टी में किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको बाहर आना है। मैं दिनेश दयाल फिर से आप सभी प्रॉपर्टी सीकर्स, बायर्स और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स का स्वागत करता हूं एंड उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जानकारी से भरी होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मेरे द्वारा दी गई जानकारी का लुत्फ़ उठाएंगे, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी लेंगे। तो सबसे पहला जो एंगल आता है प्री लॉन्च और लॉन्च। जी हाँ, अगर कोई भी प्रॉपर्टी अभी प्री लॉन्च है और आपके उस डेवलपर के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल पारिवारिक संबंध हैं, प्रोफेशनल रिलेशन हैं, तो अगर रेरा आ चुका है या आने वाला है, जिसको हम सॉफ्ट लॉन्च या प्री लॉन्च बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी के तहत जाता है, एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास के तहत जाता है। या हम बात करें पास्ट में आपके कितने अच्छे बेहतरीन फ़ायदे वाले प्रोफेशनल्स एक्सपीरियंस रहे हैं, तो आप इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी सॉफ्ट लॉन्च के अंदर हो, प्री लॉन्च के अंदर हो, तो आप कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी में निवेश करने का एडवांटेज ले सकते हैं। जी हाँ, अगला मेरा पॉइंट आता है अगर रेरा आ चुका है। जी हाँ, अगर रेरा आ चुका है तो आपके इन्वेस्टमेंट की जो कहानी है वो पूरी तरीके से सेफ़ एंड सिक्योर्ड है। जी हाँ, थोड़ा सा 19 से 20% का एक कीमत में एप्रिसिएशन आ चुका होगा सॉफ्ट लॉन्च, प्री लॉन्च से लेकर रेरा आने तक। जी हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो सॉफ्ट लॉन्च और प्री लॉन्च की कहानी है, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल या पर्सनल कमिटमेंट या रिलेशन के ऊपर आप जाएंगे। बट जैसा मैं दूसरे पॉइंट के अंदर बोल रहा हूँ कि अगर रेरा आ चुका है, जस्ट अभी आया है, तो आप तुरंत उस प्रॉपर्टी के अंदर जाके निवेश की विंडो खोल सकते हैं, ताकि आने वाले कुछ ही समय में आपको एक बहुत ही अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन का गेन होगा। जी हाँ, तीसरे पॉइंट में मैं आता हूँ कि अगर आपने कहीं ना कहीं सॉफ्ट लॉन्च, प्री लॉन्च की कहानी मिस कर दी है, रेरा भी आ चुका है, 6 महीने 1 साल हो गए हैं, तो अभी भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का जस्ट अभी कहीं ना कहीं एक फेंसिंग हुई होगी, उसकी मार्केटिंग की एक साइकिल जो है वो चल पड़ी होगी या चलने वाली होगी, तो उस प्रॉपर्टी का डिगिंग, एक्सकेवेशन हो रहा होगा, तो उस पॉइंट पे भी आप उस प्रॉपर्टी में जाके निवेश कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो इनिशियली कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है, उसी के अंदर आप फिट बैठते हैं। रेरा आने के 6 महीने से लेके 1 साल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, सुनहरे अवसर खोल सकता है इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल एप्रिसिएशन। जी हाँ, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आप उस विंडो के तहत कोर इन्वेस्टर के रूप में निवेश कर सकते हैं, जिसमें आपको आने वाले शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में एक अच्छा खासा कैलकुलेशन मिल सकता है। इसमें जो अगला पॉइंट आता है, जी हाँ, पेमेंट प्लान। कुछ डेवलपर उस शॉर्ट टर्म टाइम के अंदर जब रेरा आता है और कहीं ना कहीं 6 महीने से लेके 1 साल का पीरियड होता है, उसमें डेवलपर बहुत एक सुनहरा फ्लेक्सिबल एक
पेमेंट प्लान निकालता है। उस पेमेंट प्लान को आप मद्देनज़र रखते हुए उस डेवलपर के साथ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर डेवलपर आपको कॉल कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, तो आप समझिए आप उसके एक कोर इन्वेस्टर के रूप में, कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल प्लेयर के रूप में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका वो कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, आपको वो कुछ ऐसे बेहतरीन पेमेंट प्लान के ऑफ़र देगा जिसके अंदर दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। आप अभी कुछ पेमेंट देके आप उस प्रॉपर्टी में निवेश करने का एक हिस्सा हो सकते हैं, या आने वाले उस प्रॉपर्टी के एक सर्टेन यूनिट के प्रॉफिट के पार्टनर हो सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और डिले हैं तो आप मेरा यकीन मानिए बिफ़ोर पोजीशन तक, जी हाँ, बिफ़ोर पोजीशन तक भी आप अगर मिड साइज़ में अगर हम बात करें, अगर 2 साल प्रॉपर्टीज़ को लॉन्च हुए हो गए हैं और प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे भी आ चुकी है, तो ये आपका कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस और बढ़ाता है। ये विंडो भी बहुत बेहतरीन हो सकती है आपके लिए, बट इसमें आपको थोड़ा सा लंबा पेशेंस या लंबे समय के लिए पेशेंस या धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक फ़ायदा ये है कि अगर यहाँ तक डेवलपर पहुँचा है तो उसकी सेल अच्छी हुई है, जिसकी वजह से उसने जो कंस्ट्रक्शन की है वो इन्वेस्टर के पैसे से ही की है। रेरा आने के बाद एस्क्रो अकाउंट में वही पेमेंट जाती है और उसी पेमेंट से वो डेवलपर पर्टिकुलर वही डेवलपर उसी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करता है। जी हाँ, एस्क्रो अकाउंट पे कुछ अलग दिन पे अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम कब निवेश करना है और कब उस निवेश से बाहर जाना है उस पे हम बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपने अगर उस मिड टाइम पे इन्वेस्टमेंट करा है तो मेरा यकीन मानिए जब उस प्रॉपर्टी का ओसी और सीसी, जी हाँ, ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट या उससे पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, तो मेरा यकीन मानिए उस प्रॉपर्टी में मिनिमम 15% से लेके 30% तक का एप्रिसिएशन आता है। जी हाँ, मैं मिड साइज़ पे की बात कर रहा हूँ और इनिशियली स्टेज में किए गए इन्वेस्टमेंट में तो ऑलमोस्ट 60-70% तक का भी एप्रिसिएशन आ चुका होता है। तो आप ये सोचिए जब OCCC आ चुका होता है उसके बाद जो एक बफर टाइम होता है 3 महीने से लेके 6 महीने का, उसमें जब डेवलपर ऑफ़र ऑफ पोजीशन करता है, जी हाँ, पोजीशन देने के लिए आपको इनवाइट करता है, फाइनली जब आप पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जब आप अपनी रजिस्ट्री करा लेते हैं उस प्रॉपर्टी की, उस दुकान की, उस रेस्टोरेंट के यूनिट की, तो आप मेरा यकीन मानिए उसके बाद आपको थोड़ा सा और वेट करना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे डेवलपर के कॉन्फिडेंस पे, कैलकुलेशन पे, उसके प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पे काफ़ी सारे ब्रांड्स आ चुके होंगे। चाहे हम हल्दीराम की बात करें, चाहे हम बीकानेर की बात करें, वेव सिनेमा की बात करें, गोल्ड सिनेमा की बात करें, मिराज सिनेमा की बात करें, PVR सिनेमा की बात करें, अगर हम फूड चेन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं KFC, मैकडी, बर्गर किंग जैसे बड़े छोटे ब्रांड्स, चायोस जैसे ब्रांड्स उस डेवलपर के साथ कहीं ना कहीं एक साझेदारी के रूप में, एक टेनेंट्स के रूप में उस प्रेमिसेस में, उस प्रोजेक्ट में, उस बिल्डिंग में अपनी LOI साइन कर चुके होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी कैलकुलेशन है, कैपेक्स की बात करें या जो और अदर चीज़ें हैं, उसको सही प्रोफेशनल रूप के अंदर एक ग्राउंड पे लाके ये सारे जो ब्रांड्स हैं, ज्वेलरी के ब्रांड की बात करें, क्लोथिंग की ब्रांड की बात करें एंड स्पोर्ट्स के ब्रांड्स की बात करें, चाहे उसमें एडिडास हो, रिबॉक हो, चाहे हम क्लोथिंग की बात करें उसमें वैन हुसैन है एंड लुई फिलिप्स है, रेमंड्स है, देयर आर सो मैनी अदर्स। तो ये जब ब्रांड्स आएंगे तो मेरा यकीन मानिए उस समय जब ये आउटलेट खुल चुके होंगे तो कहीं ना कहीं एक जो फैंसी वातावरण है, कहीं ना कहीं एक जो रियलिस्टिक कैलकुलेशन है जो ग्राउंड पे आएगी, उनके जो स्कीम्स एंड ऑफ़र हैं वो अट्रैक्ट करते हैं
कहीं ना कहीं बायर्स को, तो जब फुटफॉल बढ़ेगा तो मेरा यकीन मानिए उनको भी 2 से 3 साल लगते हैं उस चीज़ को जस्टिफाई करने में, क्योंकि ब्रांडिंग, मार्केटिंग, स्कीम्स, ऑफर्स धीरे 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 लोगों तक पहुंचते हैं। उस प्रेमिसेस की बात करूं, उस विसिनिटी की बात करूं, तो 10 से 15 किलोमीटर का जो रेडियस है वहाँ तक के लोगों को वो ब्रांड, वो कमर्शियल मार्केट कैटर करती है, इनवाइट करती है, कॉल करती है, तो जिस वजह से ये फुटफॉल बढ़ता है। तो अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ, व्हेन यू नीड टू एग्जिट। जी हाँ, जब प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो जाए। जी हाँ, अगर आपको मैक्सिमम गेन लेना है, जब प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो जाए, आप रजिस्ट्री करा लें, उसके बाद 3 से 4 साल वो जितने भी ब्रांड्स हैं वहाँ पे आके अपना खेला कर दें। जी हाँ, अपना खेला कर दें, इतने ऑफ़र स्कीम्स निकाल दें ताकि मैक्सिमम फुटफॉल्स ऑफ बायर्स, जी हाँ, जो रिटेल्स का बायर होगा, कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का बायर होगा, कहीं ना कहीं मूवीज़ को वॉच करने वाला एक क्लाइंट और कहीं ना कहीं बायर होगा। बायर से मेरा मतलब है जो लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों को, सर्विसेज को खरीदते हैं। तो वो एक सही समय हो सकता है। तो आप जब ये ब्रांड्स आ जाएं, उसके 3 से 4-5 साल के बाद आप उस प्रॉपर्टी से अगर निवेश करेंगे तो मेरा यकीन मानिए इस 3-4 साल के अंदर आप इतनी अच्छी रेंटल इनकम कमा चुके होंगे कि जो आपने निवेश कराए हो सकता है उसका ऑलमोस्ट 60-70 या 90% तक आप कवर कर चुके होंगे। अगर आप थोड़ा सा और लंबे समय तक जाते हैं, 7वें, 8वें, 9वें साल तक, तो आपकी लगाई गई कीमत का 100% आप रिटर्न कर चुके होंगे और वो निवेश वाला पैसा आपके हाथों में आ चुका होगा सिर्फ उन 7-8-9 सालों की रेंटल इनकम से। आप सोचिए उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी 200 टाइम्स, 300 टाइम्स गेन कर चुकी होगी। यू आर द किंग, यू आर द डिसीजन मेकर, और आप उसको उस समय की कीमत के हिसाब से बेच सकते हैं। अदरवाइज़ जैसा कि हम सब जानते हैं, दूध देती हुई गाय को कोई नहीं बेचना चाहता और ना ही कोई बेचता है। तो आप उस प्रॉपर्टी से किए गए इन्वेस्टमेंट से, उस प्रॉपर्टी के आने वाले रेगुलर रेंटल इनकम से आप और भी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, आप LIC में, आप इंश्योरेंस में जा सकते हैं, आप इक्विटी में जा सकते हैं, आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, या उसी पैसे को आप एक्युमुलेट करके, इकट्ठा करके फिर दोबारा कोई और दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। तो आप सोचिए ऐसे हर 9वें 10वें साल आप प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर आपकी उम्र 35 साल है या 30 साल है तो आप, मेरा यकीन मानिए, 60 साल तक आप 4 से 5 बेहतरीन प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके होंगे और आपके पास रिटायरमेंट के समय जो एक, मैं कह रहा हूँ, कुबेर का खजाना होगा और कहीं ना कहीं आपके पास एक ऐसी रिटायरमेंट की इनकम का सोर्स आ चुका होगा कि आपको कहीं ना कहीं सोचना नहीं पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ फाइनेंस। जी हाँ, तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके सुझाव हमें ज़रूर चाहिए। वो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे मोरल को बूस्ट करता है और आपके सजेशन, सुझाव भी चाहिए ताकि हमारे अंदर जो त्रुटि हैं उसको हम कम कर सकें। आने वाली वीडियो को भी लेकर आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किस टॉपिक पे, किस बिंदु पे हमें आने वाले समय में वीडियो बनानी चाहिए। तो अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जीवन में हमेशा एक मकसद के साथ काम करते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए आप खुश रहिए जैसा मैंने बोला, और जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। So again, I welcome you all, my valuable property investors, seekers and property buyers. So this video is going to be kind of different one, and believe me, if you watch this one, so this is going to be very learning for you all and as well as kind of the eye-opening. So I hope you watch this video till the end, and this video is going to be talk about the plot investment, and if I talk about the
land investment and what are the advantages of your land investment decision. So first of all, if I talk about the advantages, yes, तो इसके क्या advantages हैं? सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। जी हाँ, लिमिटेड एसेट्स हैं तो उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटीज़ होंगी। जैसा कि आपको पता है लैंड कहीं ना कहीं हम बात करें तो लिमिटेड इसके ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई की जो स्टोरी है वो हमेशा बनी रहती है। लेस सप्लाई है तो जाहिर सी बात है उसकी हाई डिमांड होती है। और लैंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसकी कहीं ना कहीं अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो नो मैन्युफैक्चरिंग एंड नो प्रोडक्शन। जी हाँ, तो ये मेरा एक दूसरा पॉइंट है। एज़ यू ऑल नो दैट इफ़ आई टॉक अबाउट दी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, या अगर हम उसका क्षेत्रफल ग्राउंड पे फैलाने की बात करें तो इट कुड बी मोर एफ। जी हाँ, 10 माले की बिल्डिंग भी हो सकती है और 100 माले की बिल्डिंग भी हो सकती है। जी हाँ, बट अगर हम ज़मीन की बात करें तो उसका एक पर्टिकुलर ही साइज़ होता है। अगर आपका 100 गज का प्लॉट है तो 100 गज के प्लॉट की जो भी एक एफ की कैलकुलेशन है वहीं तक आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस वजह से भी जो लैंड का साइज़ है आप उसको उतना ही कर सकते हैं, उससे अधिक कम भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जो मेरा अगला पॉइंट है, जी हाँ, वो है अफोर्डेबिलिटी। जी हाँ, अफोर्डेबिलिटी एज़ यू ऑल नो दैट कि एक प्लॉट की जो कीमत है, एक जो ज़मीन की कीमत है वो काफ़ी अफोर्डेबल होती है इन द कंसर्न ऑफ द फ्लैट, विला, या हम कोई एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात करें तो एज़ यू ऑल नो दैट क्योंकि वो लैंड अभी रॉ है, अभी ग्रीन फील्ड है, तो उस पे आप कब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इट इज़ फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस और प्लानिंग। तो ये कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी का भी एक कंसर्न लेके आती है। अगला जो इसमें चौथा वैलिड पॉइंट है, जी हाँ, या तो ना के बराबर उसमें डेप्रिसिएशन सॉरी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। जी हाँ, मैं यहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, या तो ना के बराबर होती है या बहुत ही कम होती है। जी हाँ, तो एक कहीं ना कहीं जैसे मैंने अफोर्डेबिलिटी की बात करी, इसके बाद इसको कैरी करना, इसको मेंटेन करना इज़ वेरी लो कॉस्ट। और आपको फ्लैट्स, शॉप्स या जो और अदर इन्वेस्टमेंट हैं, फैक्ट्री है या कुछ और आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो उसका मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला मेरा पांचवा पॉइंट है वो है जी डेप्रिसिएशन। जी हाँ, डेप्रिशिएट तो होती ही नहीं है ज़मीन, क्योंकि ज़मीन जो है वो उतनी है, उसका साइज़ ही इतना है। 100 स्क्वायर यार्ड हो सकता है, 500 स्क्वायर यार्ड हो सकता है, या आपका 1000 स्क्वायर यार्ड हो सकता है, तो वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होगी। जैसे कि हम बात करें समय के हिसाब से फ्लैट शॉप्स के अंदर डेप्रिसिएशन आता है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको मेंटेन करना एक अपने आप में कॉस्ट का बेयर करना एक प्रोसेस रहता है। तो लैंड के बारे में जो एक पॉजिटिव एंगल है वो ये है कि इसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन का कोई भी पेन नहीं लेना है, और समय के साथ ये प्रॉपर्टी के अंदर एप्रिसिएशन होना लाजमी है। इसके बाद मेरा अगला जो छठा पॉइंट है वो ये है कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जी हाँ, जो आज आपका प्लॉट है उसको आज इन्वेस्टमेंट करने के बाद साल, 2 साल, 5 साल के बाद आप उसमें रेजिडेंशियल हाउस बना सकते हैं, अपने घर का, अपने सपनों का घर बना सकते हैं, विला बना सकते हैं, या कहीं ना कहीं उसको आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं, उसका CLU चेंज करा के, या उसको आप मिक्स पॉइंट से भी यूज़ कर सकते हैं, रेजिडेंशियल या कम, या उस प्लॉट में आपको इंडस्ट्रियल का CLU पास करा के उसको एज ए इंडस्ट्री के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, या उसको रेंट आउट कर सकते हैं जिससे आपकी वो इनकम आ जाए। बट जो उसका बेस है या जो उसका एक मॉडिफिकेशन है वो आप एज ए उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहती है। तो ये एक और पॉइंट जो मैंने बताया कस्टमाइज़। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है लेगेसी। जी हाँ, लेगेसी मीन्स कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने आने वाली जनरेशन को, आप इसको जोखा दे सकते हैं। जैसे परदादा ने दादा को दी, दादा ने अपने बेटे को दी, बेटे ने अपने आने वाली नई जनरेशन को दे दी। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट्स करना ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं, सुझाव हैं, वो हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। और इस
वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे चैनल को भी आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्द मिले। अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।